प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। हुकूमत एक शशुपंज का शिकार दिखाई देती है जुडिशरी के पैकेज के हवाले से। अगरचे नंबर्स हुकूमत के पास पूरे नहीं है, लेकिन ये बहस अभी तक दम नहीं तोड़ रही है कि क्या जजेस को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी या नहीं होगी। जाहिर है अगर होगी तो फिर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी हो जाएगी। अब इसमें आजम नज़ीर तारड़ साहब की एक राय है, वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे पास नंबर ही पूरा नहीं है तो कैसे हो सकता है। मगर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर होना है तो सिर्फ काजी फायसा का नहीं होगा, फिर सारे जजेस का होगा। और यही बात काजी फायसा ने भी किया, मैं सिर्फ अपनी एक्सटेंशन नहीं लूंगा, अगर होगी तो फिर सबकी होगी। तो क्या जजेस की एक्सटेंशन होने जा रही है या ये बात बंद हो चुका है, ये इस वक्त एक अहम मामला है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, पंजाब भर में 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तब्दील किया गया है। इसमें 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जजेस भी शामिल हैं। इसको गैर मामूली अहमियत क्यों दी जा रही है? 48 जजेस की जो ट्रांसफर है, इसको क्यों बहुत अहमियत की हामिल खबर समझा जा रहा है, इस पर जरा बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस्टेब्लिशमेंट ही से मुज़ाकरात की ख़्वाह है, वो हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करना चाहती। बावजूद इसके कि कई महीनों से पीटीआई यही कह रही है कि हम हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ही से पीटीआई बात करना चाहती है, तो पीटीआई सोच क्या रही है, ये कैसे मुमकिन होगा अगर इसका अमली तौर पर कोई रास्ता ही मौजूद नहीं है तो। और इसके अलावा एक ताज़ा सर्वे आया है, इप्सॉस का सर्वे। इस सर्वे के मुताबिक 89% यानी 89% लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात गलत समत में जा रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अगर ऐसा समझते हैं तो क्या ये उनकी बेचैनी का इजहार है? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया राना साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन करें अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब। मैं शुरू में आजम नज़ीर तारड़ साहब को आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा है कि जी एक्सटेंशन, यानी उनकी बातों से अंदाजा होता है कि शायद अब जजेस की एक्सटेंशन मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो उनके पास नंबर्स भी पूरे नहीं है और वो चाहते भी नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब सुनिए जरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजा साहब ने इस बाबत जुडिशल कमीशन की एक मीटिंग के बाद मुझसे और अटॉर्नी जनरल से बात करते हुए कहा था कि वो किसी किस्म की तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, और मेरे ख्याल में वो एक बाइज्जत शख्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। हमें अब इस बात को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात राना साहब ने दुरुस्त की है कि नंबर्स ही नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी की बात तो तब, ये बातें तब होंगी जब नंबर्स हों। वो कहते हैं कि जी ये बातें तो तब होंगी जब नंबर्स हों, जब नंबर्स ही नहीं है तो फिर ये बातों का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो बात कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ने तोसी से इनकार तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सबकी हो जाएगी तो फिर मैं भी ले लूंगा। सारी दुनिया का करें तो ठीक है, फिर एक और बात है, लेकिन सारी दुनिया का करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अहमद अवैस साहब, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नहीं जी जजेस की एक्सटेंशन या जो सीनियरिटी का उसूल है उससे हटकर कुछ और करने की कोशिश हो रही है। आपके इस नुक्ता नजर की, यानी तहरीक इंसाफ के इस नुक्ता नजर की बुनियाद आखिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये तो बात बिल्कुल अयां है कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक कि 2/3 मेजॉरिटी के ना होने पर किसी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती, और बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ना किसी जज की एक्सटेंशन हो सकती है, ना उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है जी। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि किसी कॉन्स्पिरेसी के जरिए नंबरिंग गेम कोई बनाकर चीफ जस्टिस जो नेक्स्ट आने वाले हैं उनके रास्ते में कोई रोड़ा भी अटकाया नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ा वाज़ेह जो है, आप देखिए आर्टिकल 175A को, तो उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा वो बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए तो वो काम करेगा कमीशन, जिसमें चीफ जस्टिस भी बैठेंगे और सीनियर मोस्ट जज भी साथ बैठेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी होगी, उसमें लोअर हाई कोर्ट के जजेस की भी जब एलिवेशन का मैटर होता है वो भी आता है जिससे कमीशन के थ्रू। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट जो है वो किसी कमीशन के थ्रू नहीं होगी, बल्कि वो डायरेक्ट जो है वो सीनियर में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall be appointed as Chief Justice of Supreme Court by the President of Pakistan.
तो इसलिए उसमें अनलेस के इसको आप बदलेंगे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वरना इसमें कोई जो है इबाहम नहीं है। और ये क्या सराइयां जो है इनको दम तोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं इनका ऐसी बातें करने। अगर चलिए ये तो अहमद वैसा भी है, तो चलिए जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी तो आप कह रहे हैं ना कि 2/3 अक्सरियत के साथ ये हो सकती है, लेकिन क्या सीनियरिटी के उसूल से हटकर चीफ जस्टिस को लगाना ये सादा कानून साजी के जरिए भी हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये किसी कानून साजी के जरिए, सादा कानून साजी के जरिए सारी पार्लियामेंट बैठ के भी कानून साजी करे तो नहीं हो सकता, एक्सेप्ट फॉर कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको अभी दोबारा बताता हूं कि आर्टिकल 175A में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि दी सीनियर मोस्ट जज शैल बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 2 सीनियर मोस्ट जज होगा, उसके अलावा किसी और को लेकिन प्रिंसिपली आप समझते हैं कि अगर आइन में तरमीम हो जाए तो वो अभी हमने सुना हुकूमत का मौक़िफ़ और कई मिनिस्टर्स का यह मौक़िफ़ है कि पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सीनियरिटी की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट्स हों, तो नंबर चाहे पूरा नहीं है लेकिन उसूली तौर पर आप इत्तफाक करते हैं कि हाँ ये बात ठीक है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए अपॉइंटमेंट। देखिए, अब एक हमारे यहाँ पे तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो लोग जो भी हुकूमत बना के बैठते हैं और कमीशन बना में भी जो मेंबर्स बन के आ जाते हैं, मैं बिला तखसीस ये बात कहूँगा, वो इंटेलेक्चुअली इतने उनका जो है लेवल इतना लो होता है कि वो डिस्पैशनेट होकर नेशनल इंटरेस्ट में कोई फैसला नहीं कर सकते और वो पसंद और नापसंद के ऊपर चले जाते हैं। जब ऐसी बात होगी तो यहां पे तो सत्यानाश हो जाएगा बिल्कुल ही। इसलिए ये जो फ्रेम अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे हमारे फोर फादर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दे फेल्ट इट अप्रोप्रिएट। और ये तो आपको पता कि ये 18वीं अमेंडमेंट के जरिए ये इंसर्ट किया गया आर्टिकल 175A जो है ये 18वीं हमारे अमेंडमेंट में आया, दुरुस्त है, होना भी नहीं चाहिए। राइट सर, चलिए बिल्कुल ठीक है। अब मैं राना साहब, अब एक तो इस वक्त मुमकिन भी नहीं है कोई आईनी तरमीम लाना, नंबर पूरा नहीं है, और दूसरा ये कि क्या प्रिंसिपली भी अहमद वैस साहब तो समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जो कि आप लोगों का नुक्ता नजर आप समझते हैं कि नहीं ये सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं, टैलेंट की बुनियाद पर होनी चाहिए, तो नुक्ता नजर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि पता नहीं तोसी मिलने वाली है और एक्सटेंशन होने वाली है मौजूदा चीफ जस्टिस की, उसके ऊपर तो बड़ी क्लैरिटी के साथ लॉ मिनिस्टर ने आपको बयान दे दिया कि वो कैसे कि हमारे पास नंबर नहीं है। जब नंबर ही नहीं है, नंबर होता तो फिर ही हो सकता तो बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर आपके पास नंबर होता तो फिर आप इस चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन के लिए जाते नहीं। हम देखें किसी भी फर्द की एक्सटेंशन के लिए ना जाते, हम तो जुडिशल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं और वो पैकेज की बात करते रहे। कोई यानी कि हमारा इंटरेस्ट एक चीफ जस्टिस से नहीं है। जब हमने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हम लेके आए तो वो आज सारी उसकी तारीफ ही करते हैं ना। सब लोग कहते हैं कि एक अच्छा कानून था, ट्रांसपेरेंसी सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, हम लेके आए, और ये जो मौजूदा अपोजिशन है इसका इख्तलाफ करती रही इससे। तो बहरहाल कोई भी अगर पैकेज आता है जुडिशरी के हवाले से और उससे जुडिशरी की एफिशिएंसी बेहतर होती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बेहतर होती है, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो सकते हैं। अब ये मौक़िफ़ है कि टैलेंट की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, सीनियरिटी की बुनियाद पे होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ के आपके प्रोज और कॉन्स हैं। और जो अपना आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल में बयान किया है कि ये बिल्कुल एक क्राइटेरिया होना चाहिए। नंबर पूरा करने की कोशिशें हो रही हैं वैसे, मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकातें एक के बाद दूसरी मुलाकात हुई, देखिए बिल्कुल ये तो है ना कि बिल्कुल कोशिश। देखिए ये तो वैसे ही मौलाना साहब को हम समझते हैं कि उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए है। इस वक्त हमें मुल्क की जो सूरत हाल है उसके अंदर हमें बिल्कुल उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है और हम रीच आउट कर रहे हैं। हमने तो PTI को भी रीच आउट किया है, जो अचकज़ई साहब के थ्रू जो है वो। तो गवर्नमेंट का तो काम है कि गवर्नमेंट ऑपोजिशन को रीच आउट करे। लेकिन ये रीच आउट करना जो है क्या इस स्पेसिफिक इशू के लिए है कि कानून साजी में आपको हर इशू के लिए 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए आपको? देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, नंबर पूरा करने के लिए नंबर अभी तो पूरा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान आ जाते हैं तो
तो सेनेट में तो पूरा हो जाएगा और कौमी असेंबली में बड़ा थिन मार्जिन रह जाएगा। देखिए, जब वो होगा तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन अभी इस वक्त तो नंबर पूरा नहीं है और इस तरफ तो कोई ऐसी चीज नहीं होने जा रही। लेकिन बिल्कुल हमारी कोशिश है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। मौलाना साहब को हम कोशिश कर रहे हैं कि बनाएं और उनको जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ लेके आए किसी तरीके से। और इन केस अगर 2/3 मेजोरिटी, यानी इन केस आपके पास ये नंबर पूरा हो जाता है तो फिर जुडिशियल पैकेज आया ही आया। फिर मेरे ख्याल से बिल्कुल जुडिशियल पैकेज की जरूरत है और वो आना चाहिए है, क्योंकि दुनिया में हमारी जो जुडिशियल रैंकिंग है वो बॉटम में है। और अगर जुडिशरी को आप एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल उसमें कोई ऐसा कोई हर्ज नहीं है। चलिए हाफिज एहसान साहब, ये जो एक बहस है कि सीनियोरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए या 3 नाम भेजे जाने चाहिए, जैसे बाकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं बड़ी अपॉइंटमेंट्स, आप 3 नाम भेजें, उसमें से जो है वो सदर एक को जो है वो या एग्जेक्टिव के थ्रू एक की मंजूरी हो जाए, तो कौन सा तरीकाकार दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, एक बात तो ये है कि अगर आपने सीनियोरिटी का प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए चेंज करना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल 175A की जो क्लॉज 3 है उसको आपको अमेंड करना पड़ेगा। और उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि अल-इत्तेहाद ट्रस्ट के बाद जो 18th अमेंडमेंट आई, फिर उसको 19th अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर आर्टिकल 170A को पूरा जो है किया गया। उसके अंदर ये सीनियोरिटी जो है ये ना अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकती है और ना ही किसी आपके रेगुलर अमेंडमेंट से आ सकती है। इसके लिए आपको जो है वो जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। सिर्फ जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो पार्लियामेंट के पास ये पार है कि वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से उसे कर सकती है। अब दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर पार्लियामेंट ये तय कर लेती है कि हाई कोर्ट के अंदर अगर एक प्रिंसिपल जो है इंटरनली जुडिशरी ने डिसाइड कर लिया है कि जी हमने एक पैनल के तौर पे काम करना है और 3 जजेस आएंगे और उसके बाद जुडिशियल कमीशन ने उसको कंसीडर किया है, तो इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किया है, हालांकि ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, ना वो हाई कोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, और ना ही जो आपके जुडिशियल कमीशन के 2010 के रूल्स हैं उनके अंदर अभी तक अमेंडमेंट आई है। ये एक प्रपोज है जिसकी मेरा ख्याल है कि 13 को पूरा जो जुडिशियल कमीशन है उसकी मीटिंग आ रही है। तो अगर हाई कोर्ट के अंदर अगर 3 जजेस के नाम पे है तो 3 जजेस जो हैं वो बिल्कुल, अगर पार्लियामेंट ये कंसीडर करती है कि जी टॉप के 3 जजेस 3 होंगे, उसके अंदर ये इख्तियार जो है वो जाके एक बड़ी कमेटी को दे देते हैं। चूंकि जुडिशियल कमीशन के जो मेंबर्स है वो तो इसको कंसीडर नहीं कर सकेंगे, चूंकि ये है कि अगर आप एज ए उस कैंडिडेट्स उसके तौर पे आएंगे तो कमीशन तो कंसीडर नहीं करेगा, तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको जरा बड़ा इख्तियार दे दें और उसके अंदर जाके अगर पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो सीनियोरिटी की बुनियाद की बजाय 3 के अंदर से 1, 2 या 3 में से कोई भी एक नाम रिकमेंड करती है तो फिर वो थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट कर दें। लेकिन एक चीज ये है इसके अंदर है कि जितनी देर तक आप पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को या अंडू न करें या उसके अंदर अमेंडमेंट न करें, यही चीज चलेगी। और जितनी चीज ये है उतनी देर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। 2/3 अक्सरियत हासिल किए बगैर, आईनी तरमीम किए बगैर यह मुमकिन नहीं है कि नंबर 1 एक्सटेंशन हो सके चीफ जस्टिस की, नंबर 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा सके, नंबर 3 सीनियोरिटी के उसूल से हटकर आप कोई और अपॉइंटमेंट कर सकें। ये मुमकिन नहीं है। देखिए 4 चीजें जो है वो आर्टिकल 175A के अंदर है। नंबर 1 ये है कि अगर आपने हाई कोर्ट के जजेस का एलिवेशन प्रोसेस को चेंज करना है तो आपको 175A को कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना पड़ेगा। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एलिवेशन का प्रोसेस चेंज करना है तो आपको आर्टिकल 175A को अमेंड करना पड़ेगा। अगर आपने उसके बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लगाना है कि किस तरह लगाना है, आर्टिकल 175A है। उसके बाद ये है कि अगर आपने जजेस को एक सूबे से दूसरे सूबे की हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर करना है, चूंकि उसके लिए आपके उस जज की कंसेंट चाहिए होगी, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद ये है कि अगर आपने जजेस की मियाद को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करनी पड़ेगी। और अगर आपने जजेस का जो एलिवेशन एज है यानी कि 45 है उसे 40 करना है या और आगे पीछे करना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो अगर आपने बढ़ानी है तो वो आपको एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, और अगर आपने मेजर शिफ्ट करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर जो आर्टिकल 184 है या 185 या 186 या 187 या 188 है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ रूल जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर आर्टिकल 195 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक्सेप्टेबिलिटी आई है कि जिसके अंदर अब राइट ऑफ अपील आर्टिकल 184(3) के नीचे है
तो उस हद तक अगर कोई फर्दर चेंजेस करते हैं तो शायद वो एक्सेप्टेड आएंगे। बाकी उसके अलावा असद जितनी भी चीजें हैं उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और वो आर्टिकल 238 और 39 के अंदर जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी टोटल मेंबरशिप जो है उसके लिए आपको 2/3 चाहिए। नेशनल असेंबली के लिए तकरीबन 224 आपको चाहिए, और वो मेंबर आपको चाहिए जिनके ऊपर आर्टिकल 63A का इतलाक ना होता हो। यानी कि कोई ऐसा मेंबर पार्लियामेंट्री पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन के अगर कोई वोट डालता है तो उसका वोट कंसीडर नहीं किया जाएगा और वो सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एक्सेप्ट वो 41 मेंबर जो पीटीआई के जिनका अभी तक स्टेटस जो है ना इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। और दूसरा ये कि जब वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नंबर 1 अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है तो वो 224 का इधर फिगर है मैजिक, और सेनेट के लिए आपको तकरीबन 96 में से 74 ऐसे चाहिए होंगे कि जो आपको वोट दे। अगर नहीं है तो सिर्फ ये एक एकेडमिक डिस्कशन है, और मेरा ख्याल ये है कि उस एकेडमिक डिस्कशन जो है वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की तरफ ज्यादा जा रही है, बजाय इस चीज के अंदर हम एक लीगल रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। आपने 74 का सेनेट का, मेरा ख्याल है 64 आप कहना चाह रहे हैं, नंबर 2/3 के लिए 64 बनेगा। जो 2/3 है जी, जो 2/3 बनती है 64, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे अहमद वैस साहब ये बताइए कि पंजाब भर में जो 48 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को तब्दील किया गया है, इसमें कुछ जजेस 9 मई के मुकदमात की समाअत करने वाले भी शामिल हैं, ये आपके ख्याल में गैर मामूली बात है कि ये एक रूटीन की चीज है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कि ये एक रूटीन की है इस एतबार से कि जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है ना तो वो ये सबऑर्डिनेट जुडिशरी में एक रीशफलिंग हमेशा होती है। वो अपनी नुक्ता नज़र से उसने अपॉइंटमेंट्स जो हैं लोअर जुडिशरी के सेशन जजेस के अपॉइंटमेंट्स जो हैं पूरे सूबे के अंदर वो रिशफलिंग करते हैं, एडिशनल की भी और बड़ी लार्ज स्केल पे होती हैं। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं आपको ले सकते कि ये चीफ जस्टिस आ गई हैं तो ये कर रही हैं, इससे पहले नहीं होते, सब करते रहे हैं। इसलिए इसको मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा हट के देखने वाली ज़रूरत नहीं है। ये एक रूटीन मैटर है और ये अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना सेटअप बनाना होता है, जो नए चीफ जस्टिस जब भी आ जाता है तो वो फिर उस एतबार से अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं और ट्रांसफर की जाती हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए, आप समझते हैं कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये रूटीन की चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में मलिक शहजाद साहब के ज़माने में ये अपॉइंटमेंट्स रुकी हुई थी और अब जो है वो ये हो गई हैं, तो इसलिए इसको हट के जरा देखा जा रहा है। एक चीज़ जरा मुझे और बता दे, सही है अहमद साहब, एक चीज़ मुझे और बता दें, मैं अपना डिस्कशन को आगे लेके चलता हूँ। ये पीटीआई कल रऊफ हसन साहब ने एक इंटरव्यू दिया है गैर मुल्की नशियाती इदारे को, वो कहते हैं कि जी हमने तो बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात ही करना नहीं चाहती, आप फिर कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। तो महीनों हो गए ये बात दोहराते हुए, जब आपसे वो बात ही करना नहीं चाहते, क्यों आप ये नुक्ता नजर दोहराए जा रहे हैं? देखिए, बात यह है असल में कि पीटीआई की पोजीशन ऐसी है कि ना उनसे हुकूमत बात करना चाहती है, ना उनसे एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती है, इसलिए कि वो उनका मौक़िफ़ जो है वो एक असूल पे है। इमरान खान अगर आज जेल में है ना तो वो एक असुमली लड़ाई लड़ रहा है जिसकी वजह से वो जेल में है। अगर वो नवाज शरीफ और शहबाज की तरह स्पाइनलेस होता तो वो भी एकदम से पांव पकड़ता, 10 साल के लिए लिख देता कि जी मैं सियासत को शजर ममनुआ समझूंगा और मैं पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ जाऊंगा, आप मुल्क में जो मर्जी करें। तो ये सब कुछ उसी वक्त, और ये हुकूमत भी उसकी बड़ी तारीफें करती, लेकिन वो शख्स ये कुर्बानी दे रहा है कि मैं ये तब्दीली लेकर आऊंगा, जो नो मैटर मैं जेल में कंज्यूम हो जाऊं, मेरी पूरी लाइफ अगर यहाँ ही रह जाए, लेकिन आई विल रिमेन फिक्स लाइक ए नॉर्दर्न स्टार, मैं नहीं हिलूंगा इस मौक़िफ़ से अपने। तो ये है मेरा ख्याल में वजह। सर, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपसे कौन बात करना चाहता है कौन नहीं, आपने तो कहा आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप सवाल ये कि आप किससे बात करना चाहते हैं और किससे बात नहीं करना चाहते ना, सवाल तो ये बुनियाद। सुनिए, मैं बताऊं, हम दोनों से बात करना चाहते हैं, हम हुकूमत से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के इनके पास कोई तरीक़ेकार ही नहीं है बात करने का। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कभी एकदम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जी हम तो तैयार हैं जी बातचीत करने के लिए, और दूसरे ही सांस में आपने देखा होगा कि एक स्टेटमेंट आ जाती है
कि जी फैसला कर लिया हुकूमत ने कि हम बैन लगाने का फैसला कर लिया पीटीआई के ऊपर, तो आप मुझे बताइए कि यह तरीका है गुफ्तगू करने, ये नेगोशिएशन के टेबल पे बैठने के लिए? राणा साहब, आप ये है असल बुनियादी बात ये है। अब वो ये कहते हैं कि जी आप भी हमसे बात नहीं करना चाहते, एस्टैब्लिशमेंट भी हमसे बात नहीं करना चाहती, और आप वो कहते हैं कि जी एक ये कहते तो हैं कि बात करें हमसे, लेकिन आप संजीदा नहीं है, आप दूसरे इलम में कुछ और बयान देते हैं। और ये तो हमने खैर देखा, बाकी लोगों ने ये भी कहा कि जब तक जी आप 9 मई के से खुद को डिस्टेंसिंग करेंगे, जब तक माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो ये बात आगे बढ़ेगी कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पीटीआई या खान साहब हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। इनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस चीज़ को बार बार दोहराया गया है और इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ ये मौक़िफ़ है पीटीआई का कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे और हम इनसे बात नहीं करेंगे। और जो वो शर्तें रखते हैं कि ये शर्त नंबर 1 से लेकर शर्त नंबर 5 तक मानी जाएंगी तो हम फिर बैठ सकते हैं, वो तो ना बात करने वाली बात है, क्योंकि तो ये बात नहीं करना चाहते। जहाँ तक बात है कि हुकूमत ऐसा करना चाहती है तो नहीं, तो अभी अचकज़ई साहब के हवाले से जो है राना सनाउल्लाह और एक कमेटी को कहा गया है कि वो बात करें, और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि हम मुल्क की बका तरक्की के लिए बात करेंगे। तो बिल्कुल अगर बैन का कहा गया तो वो लगा तो नहीं ना, और वो अभी तक जो है वो बात अभी रुकी हुई है। लेकिन बातचीत का मामला किसने रिजेक्ट किया? अगर ये कहते हैं कि हमारा एक ऐसा मौक़िफ़ नहीं था जिसको हम, एक हवाई बात थी, तो आप उसको तस्लीम कर लेते। हवाई बात को तो पता चल जाता कि हम सीरियस थे या नहीं थे। आपने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया ना, इसलिए वो मामलात रुके। इसलिए नहीं रुके कि हम पीछे हट गए, जब आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो मामलात रुके। तो रिजेक्शन इनकी तरफ से आती है। और देखें, हमें तो ये पता है कि इनकी तो पॉलिसी है कि अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो इनको कोई चीज़ कबूल नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो मुल्क के मफाद में अगर IMF का मुआहदा है तो इसको वो रद्द भी कर देंगे, तो इनको कोई फ़िक्र नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में नहीं है तो GSP+ के स्टेटस को भी अटैक करेंगे, इनको कोई फिक्र नहीं है। मगर वो ये समझते हैं कि आपके पास मैंडेट ही नहीं है। चूंकि आपका मैंडेट ही नहीं है, आप उनके मैंडेट पर हुकूमत बना के बैठे हैं, तो आपसे फिर क्यों बात की जाए? तो फिर खत्म आपसे बात करने का मतलब ये है कि आपको हुकूमत तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर रुकावट का आपको पता चल गया कि इनकी तरफ से बातचीत जो है वो नहीं हो सकती। ये तो फिर अब इनका मौक़िफ़ है ना, इनका मौक़िफ़ है, इनका ख्याल है, ये इनकी ख्वाहिश है कि ऐसे साबित हो जाए। ये तो साबित होगा ना, कोर्ट से होगा, अदालतों से होगा, जब भी होगा तो फिर देखा जाएगा कि ये बात सच्ची है झूठी है। लेकिन अगर इस बुनियाद पे ये आपने बिल्कुल ये सही कहा कि यही इनका मौक़िफ़ है, तो फिर रुकावट तो पीटीआई की तरफ से है ना, फिर हुकूमत की तरफ से तो रुकावट नहीं है। ये तो मतलब आप मैंडेट वापस नहीं करना चाहते? नहीं, मैंडेट तो हमारा है ना जी, हमारा। ये तो इनका मौक़िफ़ है, आप ये उनका मौक़िफ़ है। राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदी कहते हैं। एक सर्वे आया है जी इप्सॉस का, और सर्वे जो है वो मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ, राना साहब, फिर आप ज़रा इसको जवाब भी दे दीजिएगा। और वो सर्वे जो है वो कहता है कि 89%, 89% पाकिस्तानी के मुताबिक पाकिस्तान के हालात जो हैं वो गलत समत में जा रहे हैं। 33% पाकिस्तानियों के मुताबिक महंगाई में इजाफा पाकिस्तान का सबसे परेशान कुन मसला है। 94% पाकिस्तानियों के मुताबिक उनके लिए 1 बरस पहले के मुकाबले में घरेलू अशिया की खरीदारी मुश्किल हो गई है। 94%। 70% पाकिस्तान के ख्याल में आइंदा 6 माह में उनके इलाके में की मुआशी सूरत हाल ख़राब तर होगी। 67% पाकिस्तानियों के मुताबिक आइंदा 6 माह में उनकी मुआशी सूरत हाल कमज़ोर तर होगी। 13% के मुताबिक उनकी मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। 90% पाकिस्तानियों के मुताबिक वो अपने मुस्तकबिल के लिए पैसे बचाने के लिए ज़्यादा पुरएतमाद नहीं है। 94% पाकिस्तानियों के मुताबिक 1 साल पहले के मुकाबले में उनके के लिए बड़ी ख़रीदारी जैसा कि घर, कार वगैरह ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो चुकी है। अब ये जो फिगर्स हैं 94%, 90%, 70%, फिर 94%, ये फिगर्स राना साहब बताते हैं कि लोग मायूसी का भी शिकार हैं, परेशानी का भी शिकार है, और आइंदा भी हालात में बेहतरी नहीं देख रहे, और वो समझते हैं कि चीज़ें गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। देखें, असल जो ताकत है प्रोपेगेंडा की
वो इतनी ज़्यादा है कि अच्छे को बुरा भी जो है वो महसूस किया जा सकता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हों, लेकिन लगे ऐसे कि मायूसी अगर आप फैलाएंगे तो ऐसा मुमकिन है कि लोग मायूस हो जाएं। अब मैं आपको, आपके ख्याल में लोग मायूस नहीं है इस वक्त? नहीं, मैं आपको नहीं, देखिए आपके ख्याल में लोग समझते हैं कि सही डायरेक्शन में हर चीज़ आ रही है? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं ये तो सर्वे आपका बता रहा है कि लोग अगर मायूस हैं, लेकिन हालात देखें किस तरफ जा रहे हैं। आपका रुपया जो है वो स्टेबल हो गया है, आपका रुपया डीवैल्यू नहीं हो रहा। 1-1.5 साल पहले मुल्क डिफ़ॉल्ट था, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, और बिल्कुल जिस तरीके से 38% पे महंगाई की शरह चले गई थी, इस अगस्त के महीने में महंगाई की शरह 9.6% आई है, जो कि सिंगल डिजिट है, और पिछले 3 सालों की कम तरीन महंगाई की शरह है। अभी आपको मूडीज ने कहा कि ये मुल्क अब स्टेबल नहीं, इसकी पॉजिटिव आउटलुक है। आप Caa2 पे चले गए तो आपकी मईशत जो है वो स्टेबलाइजेशन उसने अचीव कर ली है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव इकदामात हैं जहां हम लेके आए। लेकिन इंडिकेटर्स होते हैं ना जो इदारों के लिए होते हैं, मैं बताता हूं, IMF के लिए होते हैं, मुआशी माहिरीन के लिए होते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट अवाम के ऊपर आना भी तो होता है। देखिए बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, बिल्कुल नहीं बह रही। जो महंगाई की शरह रही है पिछले 1-2-3 सालों के अंदर, उस तरीके से लोगों की आमदन नहीं बढ़ी। लेकिन क्या मुल्क की सिमत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बहुत बड़ी मेजर चीजें बताई कि महंगाई सिंगल डिजिट पे आ गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें इससे समझना चाहिए अगर आपकी जो क्या मतलब है कि आपकी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव हो गई, उसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान ये अहलियत रखता है कि वो अपने जो कर्जे हैं उनको वो अदा कर सके। यही है ना पॉजिटिव आउटलुक। और उसका ये मतलब है कि आप एक स्टेबल मईशत देख रहे हैं आने वाले चंद सालों के अंदर। तो अब हमारा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हमने लोगों की आमदन बढ़ानी है। वो हमें ग्रोथ रेट, जब ग्रोथ बढ़ेगी तो फिर लोगों की आमदन बढ़ेगी, तो जो महंगाई जो जमा हुआ है पिछले 2-3 सालों में वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टूटता जाएगा बेहतरी की तरफ। लोगों को सफोकेशन से लोग बाहर निकलेंगे। मैं एग्री करता हूँ सफोकेशन माशी तौर पे है, लेकिन उससे बाहर निकलेंगे। तो ये सारा देखें, बात ये इसके पीछे बड़ा हमने कैपिटल लूज किया है। हमें जो ये, और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बिजली के रेट्स पे हुकूमत दिन रात प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक दिन रात काम कर रही है। हम पुरुमीद हैं कि इसके अंदर हमें कामयाबी होगी। कैपेसिटी नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स को हम देख रहे हैं, हम और दीगर मामलात को देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, और इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं ट्रांसमिशन लाइंस के, और ये जल्द कुछ चीज़ें हैं जो हमें अगले 2-3 महीने में होती नज़र आ रही हैं, बल्कि शायद उससे भी पहले, और कुछ चीज़ें हैं जो अगले 1 साल के अंदर होंगी। उससे अवाम को हम ये बिजली के मामले में मेहनत हो रही है कि रिलीफ दें। तो हुकूमत हर लिहाज से लगी हुई। लेकिन देखें, हमें हकायक में रहना है असद। अगर ये कोई कहे कि किसी के पास जादू की छड़ी है और ये जो 1.5-2 सालों में हमें स्टेबलाइज किया है, ये सब कुछ आप 50% डिस्काउंट पे आप चीज़ें करना शुरू हो जाए, वो मुमकिन नहीं है। हम एक पहाड़ी चढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह जब हम उस पीक पे पहुंच जाएंगे उसके बाद आसानी से। इन बातों का जवाब तो मैं लूंगा अहमद अवैस साहब से, लेकिन हाफिज साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं, तो मैं पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वो सवाल नहीं हो सका, हाफिज साहब से जवाब नहीं आ सका। हाफिज साहब, पहले तो मुझे ये बता दें कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले हैं, ये रूटीन की बात है? जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है वो तबादले करता है। ये 48 तबादलों पर बड़ा शोर मचा हुआ है, क्या ये शोर मचने की बात है? असद, एक तो ये है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस आते हैं, चाहे वो लाहौर के अंदर आए, चाहे कराची के अंदर आए, बलूचिस्तान के अंदर आए, या उसके बाद पेशावर के अंदर आए, तो जजेस की रीशफलिंग होती है। और रीशफलिंग का आपको फिगर इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर इस वक्त 40 के करीब सेशन जजेस हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, और उसके बाद आपके स्पेशल जजेस हैं जो आपके मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर जो हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के नीचे या फेडरल गवर्नमेंट के नीचे काम कर रहे होते हैं, और जहां पे आपको चीफ जस्टिस की कंसर्न या कॉन्फ्रेंस चाहिए होती है। तो जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है, अगर वो फौरन नहीं आ रहा, यानी कि पिछला जो चीफ जस्टिस है उसने थोड़ा सा टाइम गुजारा है और उसने चीजें तबादले वगैरह नहीं की हुई, तो नया चीफ जस्टिस अपनी टीम बनाने के लिए जो है वो इन तबादलों को करता है, वो अपने रजिस्ट्रार को चेंज करता है। जनरली जितने भी चीफ जस्टिस जब आते हैं तो वो उनका जो सबसे पहला अपना होता है वो रजिस्ट्रार होता है। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी का लेके आए, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी, और इसी तरह दूसरे प्रोविंस के अंदर है। तो ये कोई चीज ऐसी अनयूजुअल नहीं है कि जिसके अंदर आप ये कहें। हाँ, फिगर इसलिए आपको बड़ा नजर आ रहा है
कि चूंकि पंजाब एक बड़ा प्रोविंस है, उसके बड़े सेशन जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, स्पेशल कोर्ट्स के अंदर, तो उस वजह से आपको चीज लगी है। और उससे पहले जो जज थे, जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए थे, उन्होंने कुछ तबादले किए थे, लेकिन चूंकि उनका टेन्योर बड़ा शॉर्ट था, तो अब जो हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिब आई हैं, उनके पास टाइम भी है और वो काम भी करना चाहती हैं। तो अगर उन्होंने इसके अंदर को तबादले या ट्रांसफर पोस्टिंग की है, तो मेरा ख्याल है कि एक रूटीन का मैटर है, चूंकि एज ए चीफ जस्टिस ये उनका प्रेरोगेटिव है कि जो भी वो उन्होंने काम इस सूबे के अंदर करना है, उन्होंने उसके मुताबिक अपनी टीम बनानी है। और टीम बनती जो है, जब से चीफ जस्टिस बने हैं नए, वो अपनी टीम बनाते आए हैं। कोई ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना अनयूजुअल है, एक रूटीन की चीज है। हाँ, ये चीज है कि अगर उन्होंने लगाए हैं तो एक फीलिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर, ये प्रोविंस पंजाब के अंदर ये जानी चाहिए कि इन जजेस की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, बल्कि उसके बाद उन डिस्ट्रिक्ट या तहसील्स के अंदर या उन कोर्ट्स के अंदर एक जस्टिस डिलीवरेंस जो है वो नजर आनी चाहिए। और यही मेरी और आप सबकी ख्वाहिश है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए मैं जरा वापस आ जाता हूँ अपने मौजू पे। अहमद वैद साहब, आपने भी बहुत तफसील से राना इहसान अफजल साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मईशत बेहतर हो गई है, स्ट्रेंथन हो गई है, चीज़ें राइट डायरेक्शन में अब जा रही हैं, और 3 महीने में हम देखेंगे बिजली की कीमतें भी कम हो गई हैं और लोगों की मायूसी का खात्मा भी होना शुरू हो जाएगा। तो आप भी इत्तफाक करते हैं कि चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं? बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। आप ये उनकी अब इख्तरा है, क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं तो उन्होंने यही बात करनी है। देखिए, बात ये होती है कि, और यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि जहां पर अवाम जो हैं वो कुछ और सोचते हैं, उनकी एस्पिरेशन कुछ और हैं, और हुकूमत के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। दोनों एक पेज पे नहीं है, दोनों जो हैं एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं है। और यही आपका सर्वे की रिपोर्ट बता रही है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है इस लिहाज से। अभी जो कुछ उन्होंने बड़ी तफसील से बताया, ये सारी आर्टिफिशियल डेटाज एंड फिगर जो हैं ये बना के जो इंफॉर्मेशन के लिए ये इन्होंने ये दे दिया है, जिसको आप सोशल मीडिया पे या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रेस मीडिया में इसको ताकि किया गया कि जनाब महंगाई पहले इतनी थी, उसकी परसेंटेज अब वो 9% के ऊपर आ गई है, फलां इतनी थी। सर लेकिन 38% से 9% पर आना, सर ये एक मेजर फर्क तो है ना, 38% से 9% पर महंगाई का आ जाना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप बाजार में जाइए, आप कोई चीज उठा के देख लीजिए और उसमें देखें आज से 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, बास्केट ये तो ना कहें, कोई चीज काम नहीं है, उसको आप या तो चैलेंज कर दें ना, उसको कहें ये झूठी है। मैं बता, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तो, हम तो कह रहे हैं झूठी है, चैलेंज कहां करेंगे? ये क्या कह रहे हैं? ये चीजें देखिए ना, ये सारी आर्टिफिशियल फिगर। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई अगर 9% शराब पे आ गई है तो वो एक हकीकत है कि आ गई है। अब आप कहें कि नहीं ये गलत है फिगर, ये तो एक सीपीआई रिपोर्ट है ना, स्टेट बैंक जारी करता है। नहीं, ये हकीकत नहीं है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी करता है। मैं आपके सामने यही, मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं यही कह रहा हूं कि ये फैब्रिकेटेड आर्टिफिशियल इमेजिनरी ग्रोथ रेट भी आपके रेशियोज हैं और फिगर्स हैं जो दी गई हैं। फिर क्या बहस कर सकते हैं? चलें बात नहीं, सवाल ये है, दौर छोड़ दें। जी मेरी बात सुनिए ना, मुझे बात करने दीजिए। नहीं, अगर आप नंबर्स को बिलीव ही नहीं करते, हमारे नंबर है, तो मैं कहूंगा आपके सारे अदाब झूठे थे, तो फिर ये बहस तो नहीं हो सकती ना। ये तो आपको जो आपकी हुकूमत एक फिगर दे रही है, या आप उसको चैलेंज कर दें। मेरी बात अब आप ये बहस, इस पे कैसे बहस हो सकती है कि आप कहें ये झूठा है और ये सच्चा है? तो मैं कहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर ये बहस मुझे बात तो करने दें ना। जी कहिए करें, मेरी इंटरफेयर करेंगे, आप बोलते गए, आपने जो झूठ सच बोल दिया मैं सुनता रहा, बर्दाश्त करता रहा, बड़े आराम से सुना मैंने आपको जो मैं बात कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉमन मैन के नुक्ता नजर से, कि कॉमन मैन से जाके पूछिए जो बाजार में जाता है, जिसको बिजली का बिल से ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा हो गया कि वो उसके घर का जो रेंट है वो उससे कम है। मुख्तलिफ अजनास की चीजें देख लीजिए बाजार में जाके, किसी के रेट जो है जो इलेक्शन से पहले थे वो उससे कोई कम नहीं हुए। मैं इस वक्त बिजली सस्ती हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर पे लगे हुए हैं सर। मेरी बात सुनिए ना,
नहीं सुनिए ना, ये हो अगर हो जाएंगे तो फिर ये पहले की परसेंटेज कैसे आ गई? हो जाएंगे तो नजर आएंगे। अगर 38% से वो 9% के ऊपर आ जाएगी तो सारी दुनिया देखेगी, हर एक को नजर आ जाएगा कि ये रेट देखो, इसका 100 रुपए था, अब ये रेट इसका जो है 20 रुपए हो गया। इसका सर्वे करा लें, आप इसका चैलेंज कर लें। ये तो सीपीआई की जो बास्केट है, सर्वे क्या करा लूं? चलिए अहमद भाई साहब, अच्छा उसमें राना साहब एक बात है ना, सबको पता है इसमें एक चीज है ना, नहीं देखिए ये तो देखिए ना, ये सवाल, अच्छा आप कह रहे हैं सर्वे करा लें, सर्वे की रिपोर्ट तो हमने आपके सामने रखी है। बेतुकी मेरी बात सीपीआई की रिपोर्ट आ गई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको बता रही है कि महंगाई 9.6%। आप मुझे बोलने तो देंगे क्या? नहीं सर, अगर आप बोलने नहीं दे रहे हैं तो चले अहमद साहब, आपका नुक्ता नजर आ गया ना, मैं आगे लीजिए। मैं अगर नहीं सही है अहमद साहब, नहीं अभी नहीं आया मेरा नुक्ता नजर। नहीं अहमद साहब आपका नुक्ता नजर आ गया, अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा आप इंडस्ट्री को देखें, देखिए आप सुनिए, आप इंडस्ट्री को देखें। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी हुई है। गंदम की फसल आई है, 3900 रुपए रेट फिक्स हुआ था। जिम्मेदार को, जो छोटे जिम्मेदार थे, उससे 2200 रुपए के ऊपर भी उठाने को तैयार नहीं कोई। लोगों की जाया हो गई ये चीजें। अभी चावल की फसल आ रही है, देखिए बाजार में क्या रेट चल रहा है। आप कैसे कहते हैं कि हालात ठीक है? हालात तो तबाह से तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, और यही वजह है कि सर्वे रिपोर्ट्स इस किस्म की आ रही हैं। ये आप हकीकत की नजर से हालात को देखें, तब हालात सीधे होते हैं। मैं किसी के पार्शियलिटी की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। फॉरगेट अबाउट के मैं पीटीआई से मेरा ताल्लुक है। ठीक है, मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत चलें इसका जवाब से बात कर रहा हूं कि चलें इसका जवाब ले लेते हैं राना एहसान अफजल साहब से, मगर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपको खुशामद कहते हैं। हाफिज एहसान साहब, आप चलें, सीपीआई रिपोर्ट तो हमें बता रहे हैं कि 9% पर इन्फ्लेशन आ गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आवाम के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखें ना, एक आम आदमी जो घर में एसी नहीं चलाता, वो फ्रिज चला रहा है, एक दो पंखे चला रहा है, कुछ लाइटें चला रहा है, 25,000 रुपये उसका बिल आ रहा है। ये तो आप मानेंगे ना कि आ रहा है। तो ये कहाँ, मतलब क्या चीज सस्ती हुई है जिसकी वजह से 38% से इन्फ्लेशन का मान है? सस्ता क्या हुआ? नहीं, 9.6% का मतलब है कि पिछले साल के कंपैरिजन में 9.6% चीजें महंगी हुई हैं। चीजें सस्ती नहीं हुई और महंगी हुई है 9.6%। लेकिन उस इन्फ्लेशन की शरह, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही थी वो कम हो गई। अब आपने पूछा क्या चीजें हैं, इसमें खाने पीने की अशिया हैं, क्लोथिंग फुटवेयर है, हाउसिंग, वाटर, हेल्थ की है, ट्रांसपोर्ट कम हुई है आपके सामने, कम्युनिकेशन है, रिक्रिएशन, एजुकेशन है। तो ये सारी देखिए, ये सारी सीपीआई का जो बास्केट है, उसके तहत ये रिपोर्ट है ना। यही दुनिया में अब जो है चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं सीपीआई। और ये ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई अलग बास्केट बनाई हुई है जो दुनिया से मिलती जुलती नहीं है। यही वो फिगर्स, इंडिकेटर्स होते हैं जिनको आप मेजर करते हैं। तो महंगाई की शरह बड़ी है, लेकिन उस बढ़ाव का जो सही है, मतलब 9% बढ़ रही है ना, 9.6 महंगी तो हो रही है, लेकिन 38% महंगी नहीं हो रही, 9% महंगी हो रही है ना। ये बात मैं ये कह रहा हूं कि चीजें स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो मैंने तो ये आपको कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि चीजें जो है सस्ती होना, सस्ती यानी कि या अगर ठहर जाएं, अगर चीजें ना बढ़े पिछले साल के बनिस्बत में, तो 0% इन्फ्लेशन होगी। तो इन्फ्लेशन तो होती है। तो हम उस तरफ जा रहे हैं, उस सिमत की तरफ जा रहे हैं जहां हम तो आगे ये समझते हैं असल में वो 38% इतनी ज्यादा हो गई। इस बात का जवाब मैं दूंगा आपको, उसका इम्पैक्ट अभी तक मेरा जवाब सुन लीजिएगा। मतलब आप 9% भी बहुत ज्यादा लग रही है। असल चैलेंज ये है कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ी ना, क्योंकि ग्रोथ रेट कम रहा है। अब हमने ग्रोथ, टेक्सटाइल का जिक्र कर रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है अभी। देखिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, उसके 2-3 इश्यूज हैं। एक तो बिजली का इशू, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम पुरुमीद हैं कि हम एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जल्द, ये चंद हफ्तों की बात है कि उसके ऊपर कोई अच्छी अनाउंसमेंट हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, बिजली के रेट्स पे, बिजली के मैं आपको बताया ना, जो चाइनीज डेट रिप्रोफाइलिंग हो रही है और दीगर चीजें हो रही हैं, कि उसके अंदर सर जोड़ के हम बैठे हैं कि कैसे हम इंडस्ट्री को जो है वो किसी तरीके से रिलीफ दें। अभी सर्दियों का पैकेज पे काम हो रहा है कि एडिशनल बिजली अगर वो इस्तेमाल करें तो वो उनको अच्छे रेट्स पे मिले, जो भी, यानी कि इसके ऊपर एक मुकम्मल काम हो रहा है। और ये जब रेडी हो जाएगा तो इस पर हुकूमत जरूर उसको सामने लाएगी चंद हफ्तों के अंदर, और 1-2 महीनों के अंदर ये चीजें जब फाइनल
चैनलाइज हो जाती हैं। अब सूद की शरह थी वो एक रिकॉर्ड हाई 22% पे थी, अब 19.5 पे है। अब हमारी जो इन्फ्लेशन है कम हो गई है, तो अब ये गुंजाइश निकल रही है कि सूद की शरह कम हो। मलिक साहब जो आपके मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं ना, उन्होंने कहा कि जी हमें इस बात का इदराक है कि 45 रुपए पे दुकान नहीं चल सकती, 60 रुपए पे घर नहीं चल सकता, ये या 60 रुपए पे दुकान नहीं चल सकती, मतलब इस रेट पे ना दुकान चल सकती है ना घर चल सकता है, तो ना कारोबार। उस आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री बंद होगी तो ग्रोथ आएगी कहां से? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि बिजली पे भी काम चल रहा है, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने कहा सूद की शरह भी कम हो रही है, वो भी एक बिजनेस कम्युनिटी का एक इशू है। तो हम वो माहौल पैदा करने की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इंडस्ट्री को आसानी पैदा। और अगर आप पिछले साल देखें, हमने $30 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का हदफ हासिल किया है। तो ऐसा नहीं है कि सब बुरा है, उसके अंदर नॉन टेक्सटाइल सेक्टर ने बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट, और टेक्सटाइल सेक्टर के साथ भी हम लाइजॉन में हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। उनके इश्यूज जो हम हल कर सकते हैं, उनके रिफंड्स का इशू है वो उसको हमने एक्सपर्टाइट कराया ताकि उनके वर्किंग कैपिटल के अंदर तंगी ना आए। अब इस सारे में एक सवाल है मेरा जो इस रिपोर्ट की रोशनी में भी है, वो ये है कि लोगों के अंदर जो बेचैनी मौजूद है या होप ही खत्म हो गया। होता है ना, होप होती है कि हाँ भाई लगे हुए, हुकूमत काम कर रही है, 3 महीने मुश्किल है, 3 महीने या 6 महीने के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। लोगों को ये होप क्यों नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि क्या पॉजिटिव गेन्स हैं, और हम बता रहे हैं महंगाई की शरह, रुपए की स्टेबिलिटी, स्टॉक मार्केट, IMF का मुआहदा और चीजें बेहतरी की तरफ। और दूसरा ये एंगल है कि एक यहाँ मायूसी फैलाई जाती है, कोशिश किया जाता है कि जिस तरह ऑपोजिशन जो एक देखें, इन्होंने तो एक मायूसी फैलाना तो अलग बात है। जब वो हुकूमत में थे नहीं, तो आप जो महंगाई मार्च निकाल रहे थे और मईशत के ऊपर आप हुकूमत को घर भेजने का मुतालबा कर रहे थे, तो आप भी तो मायूसी फैला रहे थे। देखिए, फर्क ये कि इन्होंने तो प्रैक्टिकली तौर पे उसके ऊपर काम भी किया ना। अगर इन्होंने IMF को खत लिखा या इन्होंने 9 मई के वाकयात किए या दीगर और चीजें की, तो उन्होंने आप तो हैं टेक्निकल आदमी, आप तो समझते हैं चीजों को। कोविड के जमाने में जब पूरी दुनिया की इसको मेरा जवाब ले लीजिएगा का शिकार थी, तो उस वक्त क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों को इस मईशत के ऊपर सियासत करनी चाहिए थी? देखिए, हम तो या लॉन्ग मार्च निकालने चाहिए थे कि तबाह कर दिया सब कुछ? देखिए, कोविड के ऊपर हम तो उनके टेबल पे चल के आए थे कि हम बैठे और बातचीत करें कोरोना के ऊपर। ऑपोजिशन, हम इनके मैंडेट को नहीं मानते थे, जाली मैंडेट था इनका। 2018 में ये चोरी के दरवाजे से अंदर आए थे, तो हम आए थे टेबल पे बैठने के लिए। तो जब बारी आई, खान साहब ने तकरीर की, उसके बाद वोट के चले गए। हमने तो मिसाक मीशत की बात की, तो वो तो उस वक्त भी अगर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था तो वो खान साहब थे। तो ये इनका वतीरा आज भी। चलें, इसका जवाब तुमसे लेंगे। हाफिज खान साहब साथ है हमारे? जी। अच्छा हाफिज साहब, मैं अब आपसे एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर सवाल नहीं कर रहा, ये वो टॉपिक हमारा हो गया ओवर। अब मुझे आप एज ए सिटीजन, पाकिस्तानी शहरी के तौर पर, ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, 89% पाकिस्तानी समझते हैं कि हालात गलत समत में जा रहे हैं, और यानी इतने लोग 90% लोग तकरीबन मायूसी का शिकार हैं। आप एज ए सिटीजन क्या आप देखते हैं महंगाई में कमी हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, होप्स बेहतर हो रही हैं, अदम एतमादी ख़त्म हो रही है, बेचैनी और फ्रस्ट्रेशन का खात्मा हो रहा है? देखें असद, एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई की शरह कम हो रही है। हाँ, इसको थोड़ा सा क्लैरिटी ठीक है, इस पर हो गई ना क्लैरिटी जी। एक चीज है। दूसरा ये है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर है या हमारे मुल्क के अंदर एक कॉस्ट पुशअप इन्फ्लेशन है। जितनी देर तक उस पर हम काम नहीं करेंगे ये मुल्क इसी तरह चलेगा, और उसके 4 मेजर फैक्टर हैं। एक ये है कि आपकी करेंसी जितनी डीवैल्यू हो चुकी है, इसकी वजह से आपको इंटरनली और एक्सटर्नली जो है वो आप पे प्रेशर पड़ता है, और आपकी बाइंग आपका बतौर शहरी ये फर्ज करें 100 का सर्वे आपके पास भी आया होता, बतौर शहरी आपका वोट किस तरफ होता? आपका एतमाद है कि चीजें बेहतर हो रही हैं? देखें असद, जो सर्वे आया है, एक तो सर्वे ये है कि वो आपको 15, 20, 25 दिन पहले का एक एनालिसिस आता है और वक्त के साथ वो चेंज होता है। दूसरा ये है कि जो सर्वे आया उसके अंदर बिल्कुल बात ठीक है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो बिजली के बिल उसके जो है रेंट से ज्यादा हो चुके हैं, उसकी गैस जो है वो एक अलग मसला है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतना बड़ा मसला हो गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आप मूव नहीं कर सकते। उसके बाद ये है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम है उस लेवल की। लोगों के एक्सपेंडिचर्स जो है जिसके अंदर कमी आनी चाहिए वो इसलिए नहीं आ रही कि आपके वो स्टेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं। आपने बच्चों की फीस भी देनी है, घर का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, आपने ट्रांसपोर्ट भी करनी है, उसके बाद बाहर भी चीजें लेके जानी है। तो जब ये सारी चीजें आएंगी और आपकी इनकम जो है वो आएगी सिर्फ सैलरी क्लास के ऊपर या डेली वेजेस पे आएगी, तो आपका ह्यू एंड क्राई तो आएगा और वो जेन्युइन बनता है।
उसको एड्रेस करना चाहिए। ये जो कॉस्मेटिक चीजें हैं ना जी, कि 2 रुपए ऊपर कर दें या 4 रुपए नीचे कर दें, इससे ये चीजें नहीं आएंगी। जो दुनिया के मेजर ममालिक ने कि एक हम ये तय कर लें कि हमने इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को फरोग देना है, मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देना है, और इस मुल्क के अंदर हमने जो बड़े बड़े माफियाज हैं उनको हमने टैक्स फ्री के अंदर नहीं लेके आना। अब आप देखें ना, IPPs जो हैं पूरे मुल्क को लूट के खा गए हैं और इनकम टैक्स भी नहीं देते। हमने उन्हें एग्जम्पशंस दी हुई हैं, वो अपना टैक्स ऑडिट भी नहीं करवाते उस चीज के अंदर, और हमने उन्हें प्रोटेक्शंस दी हुई है। हमें तो प्रोटेक्शंस उनको देनी चाहिए जो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद ये है जो हमारे ताजर हैं, ये पूरे मुल्क के अंदर आप ये देखें, आप जाए मैं जाए, कितना ये कारोबार करते हैं, ये पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है और ये कहते हैं कि हमें को पूछे ही ना जी। उसके बाद ये है कि जो डिस्पेंसेशन ऑफ फंडिंग है सूबों से, मरकज से सूबों को, उसको भी हमें ठीक करना चाहिए। 60% हमारे प्रोविंस ले जाते हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास या डेट लायबिलिटी रह जाती है या उसके बाद डिफेंस रह जाता है। तो इन चीजों को आपको स्ट्रक्चरली देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के आम आदमी की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी करेंसी को आपको बेहतर करना पड़ेगा, जिस तरह दुनिया के दूसरे हाफिज साहब आप पूरे तमाद हैं कि ये हुकूमत चीजें ठीक कर लेगी या नहीं है? मैं बतौर शहरी आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हाफिज एहसान साहब जो है ना वो क्या सोच रहे हैं? असद ये है कि पाकिस्तान 1947 से लेके इकोनॉमी के अंदर इटरेशन के अंदर गया। अब आप एक तरफ हमारे दोस्त राना साहब हैं, दूसरी तरफ अहमद उवैस साहब हैं। अब राना साहब की स्टेटमेंट देख लें जो पीटीआई के दौर के अंदर थी, जब पीटीआई कहती थी कि 6.1 या 6.2 ग्रोथ पे चली गई है। अब ये कुछ बेहतर कर रहे हैं तो अहमद उवैस साहब नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करते। अगर कर लेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह SIFC या गवर्नमेंट ये एक मैक्रो लेवल पे जा रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से चीजें जाएंगी, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और अगर री रोमांस करना चाह रही है PTI तो आपको सपोर्ट करना चाहिए और इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी करना चाहिए। हर 15-20 साल एक पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट से रोमांस रहा है और अब वो दोबारा अगर रोमांस करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है 2 मेजर एरियाज हैं। एक, इन्हें 9 मई के ऊपर अपना क्लियरली स्टैंस लेके इसको कंडेम जहां पे करते हैं उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि ये हमसे गलती हुई है और जो इसमें मुलव्वस उसे सजा दे, और दूसरा पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी से निगोशिएट्स करें और उन निगोशिएशंस के बाद तय कर लें कि जी हमने साल या 1.5 साल या 2 बाद के इलेक्शन कराने हैं और ये हमारा रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमी की ये होंगी, इलेक्शंस की ये होंगी, जस्टिस की ये होंगी, और फिर ये मुल्क स्टेबिलिटी के अंदर जाएगा। चलें, आज इससे कम हो कि आप कोई भी बात करें। आज हाफिज साहब से हमने पॉलिटिकल कमेंट भी ले लिया है, बिल्कुल सही है। अहमद उवैस साहब, आपके बारे में कहा जा रहा है कि जब आप हुकूमत में थे तब भी आप मईशत पे बात नहीं करना चाहते थे, आज अपोजिशन में आज भी आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। यानी हुकूमत में थे तो अपोजिशन से बात नहीं करना चाहते थे, अपोजिशन में हैं तो आप हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। कहने से क्या होता है जी? कहने तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने की बात नहीं है। जो हकीकत सामने हालात हैं उनके मुताबिक बात होनी चाहिए। अभी जिस तरह बात की है, अभी राना साहब ने भी जो डिटेल से सारी बातचीत हुई है, अभी देखिए अगर ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट 9% है तो आप सोचिए कि स्टेट बैंक जो है वो 21 से 19.5 पे कैसे आएगा? वो तो 12-13 के ऊपर आएगा। आप सोचिए ना जरा कि ये जब तक ये उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, इसका मतलब है कि फिगर जो है फॉल्स हैं। बड़ी सीधी सी बात है। 19.5%, सुनिए, 19.5% के ऊपर सही है। क्या कोई पाकिस्तान में कहीं पे बैंक को इन्वॉल्व कर सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए? कोई नहीं करेगा। हमारा मुनक़ता हुआ है। बहरहाल आपने तमाम मेहमानों की राय सुनी है, हाफिज एहसान साहब जो हैं वो भी अपनी राय दे रहे हैं और राना एहसान साहब समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता 2-4 महीनों में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त मुस्तहकम मान रहे हैं और बिजली की कीमतों में जैसे कमी वाक़ होगी एक इम्पैक्ट जो है वह आवाम के ऊपर भी उसका नज़र आने लगेगा। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, हाफिज एहसान अहमद साहब और अहमद उवैस साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।